हेलो स्टूडेंट्स, हमने बीए बीएससी फाइनल ईयर की बुक स्टार्ट की थी न्यूमेरिकल एनालिसिस, जिसमें हमारी सेकेंड यूनिट चल रही थी। चैप्टर नंबर 5 चल रहा है हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें जितना हमने करना है उसमें अब लास्ट टॉपिक पे हम पहुंच चुके हैं। हम करेंगे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक कंप्लीट कर देंगे और आपकी सेकेंड यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। आज का टॉपिक हमारे लिए स्टूडेंट पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन था वैसे ही ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है। अब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हमारा है क्या, फॉर्मूला क्या है इसका? अ रैंडम वेरिएबल एक्स इज सेट टू फॉलो अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इफ इट एज्यूम्स ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यूज एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। कि अगर कोई रैंडम वेरिएबल हम कहेंगे कि वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है अगर वो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यूज लें। नॉन नेगेटिव का मीनिंग क्या है? जीरो या उसके आगे की पॉजिटिव वैल्यूज को लें। और इसके लिए फॉर्मूला आपका रहेगा ये, ठीक है। पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू आर, ये आर क्या है? नंबर ऑफ सक्सेस, ई रेस टू द पावर माइनस एम रेस टू द पावर आर बाय आर फैक्टोरियल। एम यहाँ पे आपका क्या चलता है? मीन चल रहा है। वो मीन निकालने का भी आगे हम फॉर्मूला बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स बताए हुए हैं कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? लिमिटिंग केस है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, कि कब आप पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को अप्लाई करोगे। ये अप्लाई कब होगा? व्हेन द नंबर ऑफ ट्रायल्स इज वेरी लार्ज, जब बहुत ज़्यादा ट्रायल किए गए, मीन्स एन आपका अप्रॉक्सीमेटली इन्फिनिटी की तरफ जा रहा हो, या बहुत ज़्यादा जब भी ट्रायल किए गए हों किसी भी चीज़ के, तो आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई होगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज़ वेरी स्मॉल, कि सक्सेस की प्रोबेबिलिटी अप्रॉक्सीमेटली जीरो की तरफ जा रही हो या बहुत छोटी हो। बट द मीन ऑफ सक्सेस इज फाइनाइट, मीन जो हम कह रहे हैं ना एम, वो फाइनाइट हो। मीन यहाँ पे भी आपका एन इंटू पी से डिनोट होगा, ठीक है। अब जो आपकी रिक्वायरमेंट है, एक तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और हम क्या करते हैं मीन कैसे डिराइव होता है वो आना चाहिए। यहाँ पे कुछ इन्होंने एग्जांपल दिए हुए हैं कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ जैसे यूज़ हो सकता है। नंबर ऑफ कार एक्सीडेंट्स इन अ यूनिट टाइम एट अ बिजी प्लेस, कोई पर्टिकुलर टाइम दे दिया कोई बिजी प्लेस का, वहाँ पे नंबर ऑफ कार एक्सीडेंट निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, या प्रिंटिंग मिस्टेक किसी बुक के पेजेस पे, ये सारे इन्होंने कुछ एग्जांपल दिए हैं कि कहाँ कहाँ जैसे यूज़ हो सकता है, ठीक है। अब मीन हमारा कैसे निकलता है? सबसे पहले तो हमें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पता होना चाहिए कि फॉर्मूला हमारा क्या है। अगर एक्स आपका रैंडम वेरिएबल है और पैरामीटर एम है, यहाँ पे वहाँ क्या होता था बाइनोमियल में एन लेके चलते थे, यहाँ पे है एम, ठीक है। अब मीन का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता था? जैसे वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो ये पी होता था वो किसका काम करता था? पी आई का काम करता था। यहाँ पे भी ये पी आई का काम करेगा। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन पी आई एक्स आई होता है। अब पी आई तो हमारे पास ये हो गया, अब एक्स आई कहाँ से आएगा? एक्स आई आपका आर का काम कर रहा है। आर हमारा कहाँ से कहाँ तक है? जीरो से इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमारे पास है ये ई रेस टू द पावर माइनस एम रेस टू द पावर आर बाय आर फैक्टोरियल, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? आर फैक्टोरियल को आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल लिख सकते हैं। इस आर से ये आर कैंसिल, और एम रेस टू द पावर आर को हम कैसे लिख सकते हैं? एम एक पावर अलग कर दी और आर माइनस वन पावर अलग कर दी, वन अलग और आर माइनस वन अलग, ठीक है। अब यहाँ से हम इंडिपेंडेंट ऑफ आर अगर कोई टर्म है तो उसको बाहर निकाल सकते हैं। ये टर्म कैसी होगी? इसमें आर कहीं नहीं दिखाई दे रहा, तो ये समेशन से बाहर आ सकती है ना। समेशन से बाहर वो टर्म आ सकती है जिनमें आर दिखाई नहीं दे रहा। अब इन दोनों टर्म में आर दिखाई दे रहा है, इसको समेशन से बाहर हम नहीं निकाल सकते क्योंकि समेशन आर पे ही डिपेंड कर रहा। तो ये समेशन के अंदर रख दी। इसको जब आप ओपन करोगे क्या बनेगा? वन प्लस एम बाय वन फैक्टोरियल एम स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल प्लस अप टू सॉन। ये किसका फॉर्मूला है? ई रेस टू द पावर एम का है फॉर्मूला, ठीक है। ये एम इंटू ई की पावर माइनस एम और ये है ई की पावर एम। जब ये कंबाइन होंगे दोनों तो क्या बना देंगे? ई रेस टू द पावर जीरो, वो कितना होता है? वन। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा? एम आ जाएगा आपका मीन, ठीक है। और ये ध्यान रखना है हमारे पास यहाँ पे भी एम क्या चलता है? एन पी के इक्वल ही चलता है। अब ऐसे ही हमारे पास है वेरिएंस कैसे निकलना है, यही फिर से वही लिखा। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला वेरिएंस हमारे पास क्या होता था? एक्स पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस मीन स्क्वायर। मीन हमने अभी निकाला एम स्क्वायर हो गया। अब पी आई हमारा ये होता है एक्स आई स्क्वायर, मीन्स एक्स आई अगर आर है तो एक्स आई स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। इसको हम जो भी इंडिपेंडेंट ऑफ आर है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ आर है, हमने इसको एक मिनट के लिए बाहर निकाल दिया।
और ये तो हमारी टर्म ही अलग चल रही है, ये सेपरेट है, इसका इस समेशन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब आर स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ आर स्क्वायर प्लस आर माइनस आर, ठीक है। और इन दोनों से हमने क्या किया, आर कॉमन लिया तो क्या बचेगा आर माइनस वन, और ये प्लस आर वाला सेपरेट कर लिया, ठीक है। अब समेशन हम सेपरेट कर सकते हैं, इसके साथ ये वाला मल्टीप्लाई किया एक समेशन बन गया, फिर इसके साथ ये मल्टीप्लाई किया एक समेशन बन गया, ई की पावर माइनस एम इसके पूरे के बाहर चल रहा है, ठीक है। इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, ताकि ये चीज़ कैंसल आउट हो सके, आर फैक्टोरियल को लिख सकते हैं आर माइनस वन आर माइनस टू फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचेगा यहाँ से क्या बचेगा, एम स्क्वायर बचेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ आर है, एम स्क्वायर समीशन से बाहर निकाल लिया, एम रेज टू द पावर आर माइनस टू बाय आर माइनस टू फैक्टोरियल। और इधर से हमारे पास ये आया हुआ था ना एम रेज टू द पावर आर बाय आर फैक्टोरियल, इसको क्या लिख सकते हैं आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल लिख दिया, इस आर से ये आर कैंसिल, इस m को हमने, ये हम कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि कई बार m बाहर निकालें कई बार m स्क्वायर, ये सिर्फ इसलिए निकालें नीचे जितना फैक्टोरियल है ना हम ऊपर m की उतनी ही पावर बना रहे हैं ताकि e की पावर में हम इसको लेके जा सकें, ठीक है। यहाँ पे भी नीचे जितना फैक्टोरियल था m की उतनी ही पावर हम यहाँ बना रहे हैं, जितनी भी एक्स्ट्रा पावर है उनको बाहर निकाल रहे हैं, यहाँ पे जितनी एक्स्ट्रा पावर थी उसको बाहर निकाल दिया, क्योंकि फैक्टोरियल कितना था नीचे r माइनस टू, इसलिए m की पावर r माइनस टू रखा अंदर, यहाँ पे r माइनस वन फैक्टोरियल है तो m की पावर r माइनस वन रखा, ठीक है। अब ये हमारे पास जब m बाहर आएगा, ये मेरे पास किसकी वैल्यू है e की पावर m की ही तो वैल्यू है, इसको भी जब खोलोगे तो ये भी किसकी वैल्यू है e की पावर m की वैल्यू है, ठीक है। इसका एक चीज़ और आपने नोट की होगी कि ये समेशन r जीरो से इन्फिनिटी चल रहा था, जैसे ही यहाँ बच्चे टू से इन्फिनिटी चल गया, ठीक है। r को ज़ीरो पुट करोगे तो क्या कभी नेगेटिव का फैक्टोरियल सुना है, नहीं सुना ना, तो इसलिए ज़ीरो तो हम ले नहीं सकते, r को वन पुट करो वन माइनस टू, माइनस वन का फैक्टोरियल कभी सुना नहीं होता ना नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल, तो इसलिए माइनस वन भी नहीं ले सकते, इसका मतलब r को कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, टू से करना पड़ेगा। सिमिलरली r को जब ज़ीरो लोगे फिर ये नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल बनेगा, वो भी हमारे पास नहीं डिफाइन होता, तो ज़ीरो से तो नहीं कर सकते स्टार्ट। फिर वन आप पुट करके देखो, जब आप वन पुट करोगे तो आपके पास ज़ीरो फैक्टोरियल हमारे पास होती है वैल्यू, तो इसलिए हमें r का समेशन वन से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्लियर होगा ये। अब जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे ये आपके पास e की पावर m की वैल्यू बन जाएगी, ये भी आपके पास e की पावर m की एक्सपेंशन बन जाएगी, वैल्यू पुट कर सकते हैं इसकी जगह, हमारे पास क्या आ जाएगा e रेज टू द पावर माइनस m स्क्वायर e की पावर m और प्लस m e की पावर m। जब सिंप्लीफाई करोगे ये e की पावर m ये सब मिलके क्या बना देंगे वन बना देंगे, बचेगा क्या m स्क्वायर प्लस m, और ये हमारा मीन का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट में चल रहा था माइनस m स्क्वायर, इससे ये कैंसिल ही m, इसका मतलब हमारे पास वेरिएंस भी किसके इक्वल आ गया m के इक्वल, मीन भी हमने निकाला था m के इक्वल आ गया, वेरिएंस भी m के इक्वल, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है, तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ m आ जाएगा, ठीक है। रेकरेंस फार्मूला जब आपके पास क्वेश्चन इस पे बेस्ड आ जाएंगे तो मैं रेकरेंस फार्मूला साथ में करवा दूंगी, अभी के लिए आपके जो जितने एग्जांपल्स मैंने आज करवाने हैं वो इन दोनों फार्मूलों पे बेस्ड है। तो हम फर्स्ट एग्जांपल एक बार देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसके बिल्कुल सीधे सीधे फार्मूला आपको आता जाएगा तो आपके क्वेश्चन होते जाएंगे। फर्स्ट है देखिए, इफ m इज द पैरामीटर ऑफ अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वेरिएबल टेक्स एनी ऑफ द वैल्यू 0 1 और 2। जब भी और की बात आए इसका मतलब आपको प्लस करते जाना है, मतलब प्रोबेबिलिटी आपको कब निकालनी है, जब आप r0 है r1 है r2 है उनको ऐड कर दो। हमारे पास पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का ये फॉर्मूला होता है, 0 पे लिखा 1 पे लिखा 2 पे लिखा, ऐड कर दो, आपके पास आंसर आ गया, कुछ था ही नहीं इसमें, तो फॉर्मूला ही था सीधा बस, देखो ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं एक बार। It is given that 2% of screws manufactured by a company are defective. Use Poisson distribution to find the probability that a packet of 100 screws contains no defective screw. अब हमें क्या दिया हुआ कि एक कंपनी स्क्रूज को मैन्युफैक्चर करती है, मीन स्क्रू बनाती है, जितने वो स्क्रू बनाती है उनमें से 2% डिफेक्टिव होते हैं, ठीक है। अब आपको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करके प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि 100 स्क्रू के पैकेट में
आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि एक भी डिफेक्टिव स्क्रू ना निकले, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। अब इसका मतलब इन्होंने डिफेक्टिव पे फोकस किया हुआ ना, इसका मतलब जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है, जो हम पी क्या लेते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस लेते थे ना, सक्सेस ये किसको मान रहे हैं, डिफेक्टिव आने को, ठीक है। और हमारे पास इन्होंने ओवरऑल कितनी दी हुई है सक्सेस की प्रोबेबिलिटी या डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी 2% है। इट मीन सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2/100, ठीक है। अब मीन हमारा क्या होता है, एनपी के इक्वल होता है। मैंने पहले बताया था कि यहाँ पे भी आपका मीन एनपी के इक्वल ही चल रहा है। एन हमारा कितना है, टोटल कितने स्क्रूज है हमारे पास एक पैकेट में 100, और पी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी है ये, तो मीन हमारा कितना आ गया 2। अब मुझे कितने निकालने के लिए कहा है कि एक भी डिफेक्टिव स्क्रू ना हो, मीन्स आर की वैल्यू 0 हो। और फॉर्मूला हमारे पास ये है, एम मेरे पास आ चुका है, आर मेरे पास फर्स्ट केस में पता चल गया कि एक भी डिफेक्टिव ना हो, मीन्स नंबर ऑफ सक्सेस कितनी हो 0। डिफेक्टिव आने को सक्सेस मान रहे हैं ना, तो आर इज इक्वल्स टू 0 के लिए सीधा आ गया ये आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या बोला, 1 डिफेक्टिव स्क्रू मीन्स आर कितना हो 1। आपके पास सारी वैल्यू फॉर्मूला में पुट कर दो। अगर आपको स्टेटमेंट में ई की पावर -2 की वैल्यू दी है तो ठीक है, आप यूज़ कर लो। अगर नहीं दी हुई तो आप एज इट इज़ भी इसको छोड़ सकते हो, ठीक है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। नेक्स्ट हमारे पास है द मोर्टेलिटी रेट फॉर अ सर्टेन डिजीज इज 7 in 1000। क्या कहना चाह रहे हैं कि मोर्टेलिटी रेट की एक किसी डिजीज़ की बात हो रही है, उस डिजीज़ से अगर 1000 पर्सनस को वो डिजीज़ है, तो ये कहना चाह रहे हैं कि 1000 में से 7% की डेथ हो जाती है, ठीक है। यूजिंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर जस्ट 2 डेथ्स ऑन अकाउंट ऑफ दिस डिजीज इन अ ग्रुप ऑफ 400। आपको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से निकालनी है प्रोबेबिलिटी किसकी, कि इस 400 पीपल को अगर ये डिजीज है तो उसमें से सिर्फ 2 ही पर्सन की डेथ हो। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि 400 पर्सन में से 2 पर्सन की डेथ हो, ऐसी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी। इसका मतलब ये सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या मान रहे हैं, सक्सेस किसको मान रहे हैं कि डिजीज से किसी की डेथ होने को सक्सेस मान रहे हैं। अब हमारे पास पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1000 में से 7 की डेथ होती है, तो इट मीन्स पी कितना हो गया 7/1000। और एन हमारे पास फाइनली हमें निकालना किसके लिए, एन आपका वही चलता है फाइनली जिसके लिए आपको निकालना है, जितने पर्सन्स के अकॉर्डिंग 400 है, तो एन आपका 400 हो गया। एम क्या होता है एन पी, तो एम क्या आ जाएगा 2.8। अब फाइनली अब आपको कितने पर्सन की डेथ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, 2 पर्सन की। इट मीन्स आर कितना चलेगा 2 चलेगा, ठीक है। एम आपके पास आ गया 2.8, आर आपके पास आ गया, फॉर्मूला आपके पास है तो यहाँ पुट कर दो, आ गया आंसर, कुछ भी नहीं था इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ x इज अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएट सच दैट p of x is equals to 2 is equals to 2/3 of p of x is equals to 1, then you have to find p of x is equals to 0 and p of x is equals to 3। पॉइजन वेरिएट में हमें ये रिलेशन दिया हुआ है, आपको ये वैल्यू निकालनी है। अब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास ये फॉर्मूला पता है। अब ये दोनों आपस में इक्वल दिए हैं तो हम इनकी वैल्यू को आपस में इक्वल रख सकते हैं, ये इसके इक्वल है तो ये मुझे पता है इस फॉर्मूले से ये इसके इक्वल जाना है और ये इसके इक्वल जाना है। ई की पावर -m से ई की पावर -m कैंसिल, सिंप्लीफाई करोगे 1 m से 1 m की पावर कैंसिल, m की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/3। अब मुझे 0 और 3 पे निकालनी है ना, m की वैल्यू तो मेरे पास आ गई और r की वैल्यू यहाँ पे r 0 है, m हमारे पास आ चुका है, तो क्या आ जाएगी वैल्यू, ये आ जाएगी m 4/3 है और r अगर 3 है तो यहाँ से आ जाएगी वैल्यू, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ x इज अ पॉइजन वेरिएट सच दैट द प्रोबेबिलिटी p of x is equals to r for r is equals to 0 is e raised to the power -2। जब r 0 है तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू क्या है, e की पावर -2। आपको निकालना क्या, मीन निकालना है और x इज इक्वल्स टू 1 और 2 पे वैल्यू कैलकुलेट करनी है। x इज इक्वल्स टू r पे जनरल हमारे पास हमें पता ही होती है, 0 पे हमें ये दे दी है, 0 पे वैल्यू इसके अकॉर्डिंग क्या आएगी, ये आ जाएगी। जब आप इक्वेट करोगे e की पावर -m इज इक्वल्स टू e की पावर -2, तो m की वैल्यू इक्वेट करने पे क्या आ जाएगी 2 के इक्वल आ जाएगी। मीन हमारे पास आ गया, m की वैल्यू आ चुकी है, r आपके पास यहाँ है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग निकाल दो। जब r1 है तो क्या आ जाएगी वैल्यू, r2 है तो क्या आ जाएगी वैल्यू, सिंपल है बिल्कुल, फॉर्मूले में पुट करना है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। बस इसकी एक और वीडियो डलेगी और आपकी सेकेंड यूनिट कंप्लीट हो जाएगी जितनी मैं करवाना चाह रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x इज पॉइजन वेरिएट सच दैट p of x इज इक्वल्स टू 2 इज 9 टाइम्स p of x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 90 टाइम्स p of x इज इक्वल्स टू 6। देन आपको फाइंड आउट करना है मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन हमारा m होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ m, ठीक है। अब हमारे पास जनरल फार्मूला ये है, हमें ये रिलेशन दिया x इज इक्वल्स टू 2 के लिए लगा दिया फार्मूला, 4 के लिए लगा दिया, 6 के लिए लगा दिया। अब यहाँ से e की पावर माइनस m तीनों जगह से कैंसिल हो सकता है, सिंप्लीफाई करके हमारे पास क्या आ जाएगी, ये बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। इसको हम बना सकते हैं 1 मिनट के लिए, अगर आप चाहो तो m स्क्वायर को t पुट कर लो, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगी, t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, t प्लस 4 t माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। t की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4 या फिर 1। t हमारा क्या था, क्या m स्क्वायर था, m स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4 या m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। क्या m स्क्वायर 4 के इक्वल लेके चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ हम इमेजिनरी पार्ट से या इमेजिनरी वैल्यू से डील नहीं कर रहे, इट मीन्स ये वैल्यू तो हम ले नहीं सकते। m स्क्वायर को 1 के इक्वल जब लेंगे तो हम m की क्या वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि हमने क्या कहा था कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा कैसी वैल्यू ले रहा है, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यू। तो m स्क्वायर को हम यहाँ -1 भी नहीं ले सकते, तो m स्क्वायर के पास 1, अच्छा -1 तो वैसे भी नहीं है, तो m को हम -1 नहीं लेंगे, m को सिर्फ 1 ही लेंगे, -1 नहीं लेंगे, क्योंकि मीन है, मीन कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो m के पास क्या पॉसिबिलिटी बच गई, 1 होने की। m 1 है तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ m, वो कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। बिल्कुल यही निकालना था हमें, निकल गया बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोबेबिलिटी दैट अ मैन एज्ड 50 ईयर्स विल डाई विद इन अ ईयर इज दिस। क्या प्रोबेबिलिटी दी हुई है कि एक 50 ईयर एज्ड पर्सन है, वो विद इन अ ईयर कि अपना 51st बर्थडे भी नहीं मना पाता, वो 51st बर्थडे से भी पहले डेथ हो जाती है उसकी प्रोबेबिलिटी इन्होंने दी हुई है ये, कि कोई भी पर्सन 50 ईयर का है तो विद इन 1 ईयर वो उसकी डेथ हो जाती है, उसकी प्रोबेबिलिटी है ये। आपको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज करके निकालना क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 12 सच मैन एटलीस्ट 11 विल रीच देयर 51st बर्थडे। कि ऐसे अगर हमारे पास 12 पर्सन है तो हमें ऐसी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि उन 12 में से एटलीस्ट 11 अपने 51st बर्थडे तक पहुंच पाए। मतलब एक तो इन्होंने डेथ पे ज़्यादा फोकस किया हुआ, इट मीन्स 51st बर्थडे से पहले ही डेथ होने को ये सक्सेस मान रहे हैं एक तरह से। तो P तो हमारा ये आ गया। अब इन्होंने कहा कि 12 पर्सन में से कम 11 51st बर्थडे पर पहुंच जाएं। कम से 11 51st बर्थडे पर पहुंच जाए का क्या मीनिंग है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक पर्सन ऐसा हो जो 51st बर्थडे पर ना पहुंचे, means at most one person not reach his 51st birthday, not reach its 51st birthday, means ज़्यादा से ज़्यादा एक पर्सन की डेथ हो जाए 51st से पहले, या फिर एक की भी डेथ ना हो। समझ में आ गया ना किस तरह से कनेक्ट करना है हमें, क्योंकि मुझे कनेक्ट यहाँ से करना पड़ेगा जो मुझे प्रोबेबिलिटी दी हुई होगी। इन्होंने डेथ की प्रोबेबिलिटी दी है तो मुझे डेथ से कनेक्ट करना पड़ेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा एक पर्सन 51st बर्थडे तक ना पहुँचे, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा एक पर्सन की डेथ हो जाए 51st बर्थडे से पहले। तो P मेरे पास आ चुका है, N कितने पर्सन दिए हुए हैं, हमें 12 दिए हुए हैं, तो M की वैल्यू आ जाएगी। अब R मेरा क्या था, एटमोस्ट 1 पर्सन की डेथ की बात हो रही है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 और कम से कम 0, तो R आपका 0 भी चलेगा और 1 भी, दोनों को ऐड कर दो। ये चीज़ सिर्फ ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई कि इसको मैंने उल्टा करके यहाँ पे कैसे लेके आई हूँ तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इन्होंने तो मतलब रहने वाली प्रोबेबिलिटी मांगी है ना, तो हम किसकी निकाल रहे हैं, हम इसको रिवर्स कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि ज़्यादा से कम 11 पर्सन मतलब ज़िंदा रह पाएँ, और हम कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एक पर्सन की डेथ हो जाए। एक ही बात है, चाहे आपको उसको इस तरह से बोलो बात को या उस तरह से बोलो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा एक पर्सन की डेथ हो जाए मीन्स कम से कम 0 पर्सन की डेथ हो सकती है। तो x इज इक्वल्स टू r इज इक्वल्स टू 0, r इज इक्वल्स टू 1 के लिए जो भी आपका आएगा, m हमारा निकल चुका है,
दोनों को ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट 3 डिफेक्टिव फ्यूजेस विल बी फाउंड इन अ बॉक्स ऑफ 200 फ्यूजेस। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 200 फ्यूजेस में से ज़्यादा 3 डिफेक्टिव फ्यूज निकले। मीन्स आर यहाँ पे क्या वैल्यू लेके चलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 है तो कम से कम 0 भी हो सकते हैं, 1 भी 2 भी। तो मतलब आर आपका 0 भी लेगा, +1 भी लेगा, +2 भी और +3 भी। और एक्सपीरियंस क्या है, इफ एक्सपीरियंस शो दैट 2% ऑफ सच फ्यूजेज आर डिफेक्टिव, 2% डिफेक्टिव है, इट मीन्स पी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/100। ठीक है, एन हमारा क्या है, कितने फ्यूजेज में से हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, 200 में से। एन है, पी है, तो एम आ जाएगा, किसके इक्वल, एन पी होता है ना हमारा, 4 के इक्वल आ गया। अब आपको निकालनी है फाइनल प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट 3 डिफेक्टिव की, मीन्स x = 0 पे निकालो, +1 पे, 2 पे और 3 पे ऐड कर दो, इनको आंसर आ जाएगा। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही सफिशेंट होगा आपके लिए। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, उम्मीद करती हूँ वैसे तो समझ में आ गया होगा, फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। बाकी कल हमारा जो है इस यूनिट के लिए लास्ट लेक्चर रहेगा, इसके बाद आपकी 3rd यूनिट स्टार्ट हो जाएगी। कोई भी डाउट हो स्टूडेंट तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।